गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन देख रहे थे सेकंड लेसन, और सेकंड लेसन में अपन देख रहे थे कि पोलन ग्रेन का जो है ग्रोथ किस प्रकार से होता है, या यूं डेवलपमेंट जो है पोलन ग्रेन का किस प्रकार से होता है। तो जो पोलन ग्रेन है, परागकण है, इसका फॉर्मेशन जो है माइक्रोस्पोर से होता है। ये एक माइक्रोस्पोर है। तो अपन ने देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और ये एक जो लघु बीजाणु है, माइक्रोस्पोर है, ये जो माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु है, इस माइक्रोस्पोर को, लघु बीजाणु को अपन नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्राथमिक अवस्था कह सकते हैं। इनिशियल स्टेज ऑफ द मेल गेमिटोफाइट अपन कह सकते हैं। तो मेल गेमिटोफाइट होता है पोलन ग्रेन, पराग कण। तो पराग कण का, पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है इस माइक्रोस्पोर से होगा। इसलिए माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन का इनिशियल स्टेज माना जाता है, यानी मेल गेमिटोफाइट की इनिशियल स्टेज माना जाता है। जो माइक्रोस्पोर होता है, इसी से जो है पोलन ग्रेन बनेगा, परागकण बनेगा। तो जो माइक्रोस्पोर है, इसमें क्लियरली डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म यानी सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। और ये जो माइक्रोस्पोर है, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में प्रेजेंट होता है, ये माइक्रोस्पोर जो टेट्राड अपन ने कल देखा था, इस प्रकार से माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में जो 4 माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, ये कैलोज नामक पदार्थ से आपस में जुड़े होते हैं। और ये माइक्रोस्पोर जो है डेवलप होंगे पोलन ग्रेन में, और जब रिलीज होंगे, इससे मुक्त होंगे, तो राउंड शेप स्ट्रक्चर में ये रिलीज होते हैं, जिनको अपन पोलन ग्रेन कहते हैं। किस प्रकार से एक माइक्रोस्पोर जो है डेवलप होता है पोलन ग्रेन के अंदर। तो देखिए, जो माइक्रोस्पोर है, इससे जब पोलन ग्रेन बनेगा, तो इसमें जो इसका न्यूक्लियस है माइक्रोस्पोर का, वो इसके एक ध्रुव की ओर, किसी भी ध्रुव की ओर, परिधि की ओर गमन करेगा। यानी जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल रीजन की ओर मूव करता है। जैसे कि अपन यहाँ देख पा रहे हैं, ये नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो पेरिफेरल रीजन की ओर जिस डायरेक्शन में माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस मूव करता है, उस डायरेक्शन के द्वारा अपन ये बता सकते हैं कि उसी डायरेक्शन के अंदर जो है जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन होगा। यानी माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है, ये माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस माइक्रोस्पोर में परिधि की ओर जिस दिशा में जाता है, वो इस बात को निर्देशित करती है कि जनन कोशिका का, जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन उसी डायरेक्शन में होगा। अब जैसे ही पेरिफेरल रीजन की ओर, परिधि की ओर जो न्यूक्लियस आ जाता है, तो इस माइक्रोस्पोर के अंदर जो है वैक्यूल्स, जिसको आप रसधानी कहते हो, क्या कहते हो, रसधानी कहते हो, का निर्माण होता है। और अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो पेरिफेरल रीजन की ओर आ गया, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी समसूत्री विभाजन होगा। क्योंकि जो माइक्रोस्पोर होता है वो ऑलरेडी जो है हैप्लॉइड होता है। अब इस न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। और जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो बीच में एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहे हैं, तंतु बन रहे हैं, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होता है, ये जो वैक्यूल है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है अगेन, यानी जो रसदानी है वो वापस जो है विलुप्त हो जाएंगी। और जब तक डिवीजन कंप्लीट होगा, तब तक वैक्यूल तो डिसअपियर हो जाएंगी, रसधानी तो डिसअपियर हो जाएगी, और दो न्यूक्लियस बनेंगे। एक न्यूक्लियस जो बड़ा होगा, यानी बिग होगा, और इरेगुलर यानी अनियमित आकृति का होता है, उसको कहा जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, काई केंद्रक जिसको आप कह सकते हो। और ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, काई केंद्रक है, ये काई कोशिका के अंदर पाया जाता है। जबकि जो छोटा केंद्रक बना था, उसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है, जो है जनन केंद्रक, उसको कहा जाता है। अब जनन केंद्रक के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? जनन केंद्रक के चारों सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और ये सेल वॉल जब तक पूर्णतः जनन केंद्र के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, तब तक ये जो जनरेटिव सेल है वो
वेजिटेटिव सेल की सेल वॉल के साथ अटैच रहती है, और जब इसके चारों तरफ जो है केंद्र का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस प्रकार से जो है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। उसमें ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है जो बड़ा होता है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है और ये जनरेटिव सेल है। ये वेजिटेटिव सेल हो गई, ये वेजिटेटिव सेल हो गई, और ये जनरेटिव सेल हो गई। आप देख पा रहे हो कि जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर फ्रीली फ्लोटिंग करती हुई पाई जाती है, यानी मुक्त रूप से तैरती हुई पाई जाती है। जो वेजिटेटिव सेल होती है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंसी होता है और न्यूट्रिएंट से रिच होता है। इसका न्यूक्लियस भी बिग होता है, बड़ा होता है, जबकि जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग करती हुई पाई जाती है। इस प्रकार एक पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, यानी मेल गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप होगा। जो पोलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो परागकण कहलाता है। तो इस प्रकार मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन का जो है डेवलपमेंट होता है एक माइक्रोस्पोर से। यहाँ पर आप जो पोलन ग्रेन देख पा रहे हो, ये जो पोलन ग्रेन है बना है जिसके अंदर टू सेल स्टेज है भी, एक जनरेटिव सेल है और दूसरी वेजिटेटिव सेल है। मोस्ट ऑफली जो एंजियोस्पर्मी प्लांट्स होते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली जो 60% जो एंजियोस्पर्मी प्लांट्स होते हैं, 60% एंजियोस्पर्मी जो प्लांट हैं उनके अंदर इस टू सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। यानी एंथर से जब पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, परागकोश से जब पोलन ग्रेन मुक्त होते हैं, तो इस टू सेल स्टेज में मोस्ट ऑफली 60% जो फ्लोरिंग प्लांट है, पुष्पी पादप है, उनमें इस दो कोशिकी अवस्था में ही पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। कुछ जो रिमेनिंग 40% बच गए, यानी जो बचे हुए पुष्पी पादप हैं, उनमें थ्री सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। थ्री सेल स्टेज में क्या होता है, जो ये जनरेटिव सेल है वो फर्दर माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है और समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने के पश्चात इस जनरेटिव सेल द्वारा टू मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। टू मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है और एक जो वेजिटेटिव सेल होती है। इस प्रकार जो पोलन ग्रेन होता है वो थ्री सेल स्टेज हो जाता है। तो मोस्ट ऑफली आपको बताया जो एंजियोस्पर्मी प्लांट है, यानी 60% जो पुष्पी पादप हैं उनमें तो टू सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन जो है एंथर से परागकोश से रिलीज होते हैं। बाकी रिमेनिंग जो बच गए फ्लोरिंग प्लांट उनके अंदर जो है पोलन ग्रेन थ्री सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। और आपको बताया थ्री सेल स्टेज कैसे बनती है। जो टू सेल स्टेज थी, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल, तो इस जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, इससे टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार ये थ्री सेल पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार जिन प्लांट्स में टू सेल स्टेज में टू सेल स्टेज में पोलन ग्लैंड रिलीज होते हैं, उनमें जो मेल गैमिट बनेंगे, जो जनरेटिव सेल है, उनमें पोलिनेशन के बाद में जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, तो जब पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होती है यानी पराग नलिका का निर्माण होता है, उस दौरान इनमें जो है जनरेटिव सेल डिवाइड होगी और टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। किनमें? जिनमें टू सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। बाकी थ्री सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, उनमें पहले ही जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर के मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस प्रकार एक माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और आपने देखा था कि जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणुधानी है, उसमें असंख्य जो पोलन का नाम है सॉरी, जो असंख्य माइक्रोस्पोर होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है और प्रत्येक माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार काफी ज्यादा नंबर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो पोलन ग्रेन बना है, जब पोलन ग्रेन बन चुके माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, तो इन पोलन ग्रेन से रिच जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, अब उसको पोलन सेक्स कहा जाता है, यानी पराग कुटी उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब अपन देखते हैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। तो जो पोलन ग्रेन बना है उसकी स्ट्रक्चर अपन देख पा रहे हैं।
तो ये जो पोलन ग्रेन आपको नजर आ रहा है, इस पोलन ग्रेन के अंदर देखिए पोलन ग्रेन जो आपको नजर आ रहा है, तो पोलन ग्रेन की अपन डिटेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो पोलन ग्रेन डेवलप हो गया, अब आपको होता है कि ये जो पोलन ग्रेन डेवलप हो गया, ये सेल वॉल का चारों तरफ इसके फॉर्मेशन हो गया, तो ये जनरेटिव सेल जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग करती हुई पाई जाती है। राउंड शेप मोस्ट ऑफ पोलन ग्रेन होता है। बाकी अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं, स्पीशीज होते हैं, उनके पोलन ग्रेन की जो आउटर शेप है, बनावट है, वो अलग अलग पाई जाती है। उसका कारण है कि उस पर जो बाह्य तोल है, एक्साइन है, वो इरेगुलर शेप में पाई जाती है। तो अपन पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें, एक परागकण की संरचना की बात करें, तो जो पोलन ग्रेन होता है कि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको एक्साइन या आप बाह्य चोल भी कह सकते हो। तो एक और इसके अंदर की तरफ इंटाइन, जिसको आप अंत्यचौल भी कह सकते हो। एक इसमें वेजिटेटिव सेल जिसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, एक इसमें जनरेटिव सेल जिसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस है। तो इस प्रकार मेनली एक पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये चार चीज पाई जाती है। तो अपन एक एक को देखते हैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में। सबसे पहले देखते हैं एक्साइन। जो एक्साइन होती है, बाह्य चोल जिसको आप कहते हो हिंदी में, ये एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। ये जो स्पोरोपोलेनिन है, आपको मैंने पहले भी बताया था, स्पोरोपोलेनिन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको ना तो हार्ड से हार्ड एसिड और ना ही हार्ड से हार्ड बेस से डिग्रेड किया जा सकता है, और ना ही अभी तक ऐसा कोई एंजाइम ज्ञात किया गया है जो स्पोरोपोलेनिन को जो है डिग्रेड कर सके। तो इस प्रकार स्पोरोपोलेनिन का जो आउटरमोस्ट इन्वॉल्व है एक पोलन ग्रेन का पाया जाता है, जिसको अपन एक्साइन कहते हैं। और ये स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस के कारण ही जो पोलन ग्रेन होता है वो लॉन्ग टाइम तक एज ए फॉसिल्स यानी जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। तो जो स्पोरोपोलेनिन का एक्साइन बना होता है, बाह्य चोल बना होता है, वो अलग अलग शेप में बना होता है। जैसे यहाँ माने कि उभार ये जो कांटेदार स्ट्रक्चर के रूप में, तो इसकी जो थिकनिक है स्पोरोपोलेनिन की, अलग अलग स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन होते हैं उनमें अलग अलग पैटर्न में पाई जाती है, जिसके कारण इसकी बाह्य जो स्ट्रक्चर वो अलग अलग पैटर्न में जो अपने है दिखाई देती है। ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ये एक्साइन का फॉर्मेशन करता है, ये हार्ड कवर होता है। जिस स्थान पर स्पोरोपोलेनिन का इन्वॉल्व एब्सेंट होता है पोलन ग्रेन में, जिस स्थान पर स्पोरोपोलेनिन का इन्वॉल्व एब्सेंट होता है, जैसे मान लो यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है, तो इसको जर्म पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्म पोर, जनन छिद्र इसको कहा जाता है। ये जिस स्थान पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है वहां पर पिट्स प्रेजेंट होता है, या यूं कहें स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, उसे जर्म पोर कहा जाता है। इसी से जो है निकलेगी पोलन ट्यूब, यानी जो पराग नली है वो इन जर्म पोर से ही बाहर निकलती है। दूसरा है इंटाइन, अंत्यचोल। ये इंटाइन जो है वो कहते हैं सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, और ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी अंत्यचोल होती है। और इस अंत्यचोल की अतिवर्धी इलोंगेशन के कारण ही जर्मिनेशन के दौरान पोलन ट्यूब बनती है। यानी ये जो इंटाइन है ये ही इलोंगेशन यानी अतिवर्धी के रूप में वृद्धि करती है और जर्म पोर का फॉर्मेशन करती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। फिर थर्ड होता है इसमें वेजिटेटिव सेल। आपको पता है वेजिटेटिव जो सेल होती है उसमें बिग इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, यानी बड़ा अनियमित आकृति का न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसके अंदर डेंसी साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो न्यूट्रिएंट से रिच होता है। ये जो न्यूट्रिएंट से रिच साइटोप्लाज्म है वो ग्रोथ करने वाले जो जनरेटिव सेल है, मेल गैमेट्स हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। थर्ड फोर्थ है जनरेटिव सेल।
आपको होता है जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग करती हुई पाई जाती है, यानी मुक्त रूप से तैरती हुई पाई जाती है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है या यूं कहिए जो सेल होती है वो छोटी होती है और इसके अंदर स्मॉल साइज के सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन वो सेल ऑर्गन्स जो है वेल डेवलप होते हैं। ये जनरेटिव सेल ही फर्दर डिवाइड माइटोटिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार ये एक स्ट्रक्चर होती है पोलन ग्रेन की। अब पोलन ग्रेन जो है, ये पोलन ग्रेन अपन देखते हैं कि मेल गेमिटोफाइट का काम करते हैं, यानी जो नर युग्मकोद्भिद है उसका काम करते हैं, यानी इन्हीं के अंदर मेल गेमिट यानी नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो पोलन ग्रेन बनता है, स्ट्रक्चर अपन ने देखी, इसका पोलिनेशन होता है एयर द्वारा, वाटर द्वारा, या फिर अपन बात करें कि जो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स हैं, उनके द्वारा इसका पोलिनेशन होता है और ये स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो ये थी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। अब अपन बात करते हैं पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी से संबंधित। तो पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है, जिसको आप जीवन क्षमता भी कह सकते हो, ये जो जीवन क्षमता वाइबिलिटी है क्या कहलाती है और कितनी होती है? तो पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है, जीवन क्षमता है, पोलन ग्रेन का एंथर से रिलीज होने के बाद में कितने समय तक इनमें जर्मिनेट होने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, यानी लॉस द जर्मिनेट कैपेसिटी, यानी अंकुरित होने की क्षमता को खोने से पहले तक का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है इसकी वाइबिलिटी, जीवन क्षमता। तो अलग अलग स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स की जो वाइबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। साथ में ये जो वाइबिलिटी होती है वहाँ के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, वहाँ के क्लाइमेट पर भी डिपेंड करती है, वहाँ की ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। और अलग अलग प्लांट स्पीसीज हैं, उनके पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है वो अलग अलग पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो जो सीरियल्स हैं, यानी जो अनाज है, व्हीट है, राइस है, इनके पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी जो है वो 30 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 30 मिनट इनकी वाइबिलिटी होती है, यानी 30 मिनट इनकी जीवन क्षमता होती है पोलन ग्रेन के रिलीज होने के बाद। ये 30 मिनट तक जो है जर्मिनेट होने की कैपेसिटी रखते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें लेग्यूमिनेसी है, सोलेनेसी है, इन प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन होते हैं इनकी वाइबिलिटी सम मंथ्स तक होती है, यानी कुछ महीने की जो है इनकी वाइबिलिटी होती है। तो इस प्रकार अपन आप देख पा रहे हो कि अलग अलग प्लांट जो हैं उनके पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है वो अलग अलग पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है वो कुछ मिनट से लेकर के महीने और साल भर तक की भी हो सकती है। कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी कुछ ईयर्स तक की पाई जाती है। तो ये होती है वाइबिलिटी। इसके अलावा आपने देखा है कि अपन जीन बैंक में जीन को स्टोर रखते हैं, सीड बैंक में सीड को स्टोर रखते हैं, उसी प्रकार से प्लांट के जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जो है प्रिजर्व किया जा सकता है, यानी लंबे समय तक इसको संरक्षित रखा जा सकता है, जिसको आप पोलन बैंक कह सकते हो। यानी पोलन ग्रेन्स का अपन ने प्रिजर्वेशन किया है लिक्विड जो नाइट्रोजन है उसमें -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और लॉन्ग टाइम तक अपन इनको वाइबल कंडीशन के अंदर प्रिजर्व रख सकते हैं, यानी जनन क्षम बनाए रख सकते हैं इनको लंबे समय तक। और अपने को आवश्यकता पड़ने पर इसको पादप प्रजनन कार्यक्रमों में, यानी प्लांट ब्रीडिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर यूज ले सकते हैं। तो इस प्रकार इनको प्रिजर्व रखा जाता है। तो अपन उसको जीन बैंक, सॉरी जीन बैंक का नाम है, अपन उसको पोलन बैंक कह सकते हैं, यानी पराग बैंक उसको अपन कह सकते हैं। तो ये होती है इनकी वाइबिलिटी और इनको स्टोर रखने की कैपेसिटी। अब जो पोलन ग्रेन होते हैं, अभी अपन ने देखा कि न्यूट्रिएंट से रिच है, पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट से रिच है। तो पोलन ग्रेन का जो यूज है एज ए मेल गैमेटोफाइट तो किया ही जाता है, नर युग्मोद्भिद भी तो किया ही जाता है, जिसके अंदर जो मेल गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा
आपको बताएं कि जो पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं, तो इनका आजकल जो है फूड सप्लीमेंट्री के रूप में भी यूज किया जा रहा है। भोजन जो है एक संपूरक आहार के रूप में भी जो है इनका उपयोग किया जा रहा है पोलन ग्रेन्स का। और आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो पोलन ग्रेन होते हैं न्यूट्रिएंट से रिच होने के कारण कई कंपनियां जो हैं इन पोलन ग्रेन से जो है ऐसी पोलन टेबलेट्स बना रही हैं, ऐसी पोलन सिरप्स बना रही हैं जो न्यूट्रिएंट से रिच होती हैं और इनमें काफी ज्यादा जो है एनर्जी पाई जाती है। तो इनका फूड सप्लीमेंट्री के रूप में यूज किया जाता है पोलन टेबलेट्स का, पोलन सिरप्स का। कुछ जो एथलेटिक्स होते हैं, जो धावक होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, हॉर्स राइडर्स होते हैं, घुड़सवार होते हैं, वो इन पोलन टेबलेट्स का, पोलन सिरप्स का जो है यूज करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनके यूज से उनकी जो कैपेसिटी है, उनके कार्य करने की दक्षता है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि आजकल जो पोलन ग्रेन्स हैं इनका यूज एज ए फूड सप्लीमेंट्री भी किया जाने लगा है, यानी संपूरक आहार के रूप में भी किया जाने लगा है। जो अलग अलग कंपनियां जो पोलन टेबलेट्स हैं, पोलन सिरप्स हैं, उनका फॉर्मेशन कर रही हैं। तो ये इनका एडवांटेज हो गया, यानी लाभ हो गया, विशेषता हो गई। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन्स जो हैं उनके नेगेटिव इफेक्ट भी पाए जाते हैं। तो आपने सुना है पोलन एलर्जी, पराग एलर्जी जिसको कहा जाता है। तो पोलन जो एलर्जी है ये क्या होती है, कुछ स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन हैं पाउडर की तरह होते हैं, काफी थिन पोलन ग्रेन होते हैं। तो ये एयर जब पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में, तो ये पोलन ग्रेन जब हवा के अंदर फैल जाते हैं तो थ्रू रेस्पिरेशन, यानी जब अपन श्वास लेते हैं तो श्वास के द्वारा अपनी श्वास नली में चले जाते हैं और रेस्पिरेशन से संबंधित, श्वसन से संबंधित एलर्जी उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, जिनको पोलन एलर्जी कहा जाता है। और इसमें मोस्ट ऑफली जो दमा है, श्वसनी शोध है, जिसको आप अस्थमा या ब्रोंकाइटिस कहते हो जाता है, ये पराग एलर्जी के कारण होता है। और ये हर प्लांट्स के कारण नहीं होता, कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स के कारण ही होता है पोलन एलर्जी। फॉर एग्जांपल आपने जो है पार्थेनियम, जिसको आप गाजर घास भी कहते हो, इसके जो पोलन ग्रेन हैं उनसे पोलन एलर्जी होती है। इसके अलावा जो जवार है, सिनोपोडियम है, उनके पोलन ग्रेन से भी पोलन एलर्जी होती है। तो आज अपन ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से या यूं के पोलन ग्रेन की क्या स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी है, पोलन ग्रेन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज, यानी अपन ने देखा पोलन एलर्जी क्या है। तो आज इस वीडियो में इतना ही।